वेलकम टू वी टॉक। नाज़रीन, प्रोग्राम आज का जो ख़ुसूसी तौर पे जिसका पहला हिस्सा है उसका बेसिक टॉपिक हमारा होगा हेल्थ केयर और पाकिस्तान और फिर सूबे में जो हेल्थ केयर सर्विसेज के जो मयार के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पे स्टैंड करता है। और इसमें कुछ सर्वेज़ मौजूद हैं जो ख़ास तौर पे ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं पाकिस्तान में, उनकी शरह किस हद तक बढ़ चुकी है और अब किस हद तक वो अलार्मिंग सिचुएशन में है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए, अकॉर्डिंग टू सर्वे, पाकिस्तान में ज़ियाबतीस के हवाले से जो 2016-17 में किया गया, जो कि लास्ट सर्वे है ऑन डायबिटिक पेशेंट्स, उसके मुताबिक मुल्क की टोटल आबादी में 20 साल से ज़ायद उम्र के जो अफराद हैं उनके तकरीबन 3.5 करोड़ अफराद जो हैं वो ज़ियाबतीस की शिकार हैं, और जो कि एक बहुत बड़ी एक नंबर है हमारे सामने। इसके हवाले से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उन्होंने उनके ताउन से हमारे इस मुल्क में 2016-17 में ये सर्वे जो है कंडक्ट किया गया, और इसकी डिटेल्स जो है हमने आपसे जिस तरह जिक्र किया कि तकरीबन 3.5 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं 20 साल से ज़ायद उम्र के, वो इस वक्त ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं या ज़ियाबतीस का शिकार है। इसके साथ से इसके हवाले से मज़ीद बात की जाए तो मुस्तकबिल में भी, यानी कि जो प्रेडिक्शंस हैं इस सर्वे के मुताबिक कि आइंदा सालों में 14% तकरीबन मज़ीद का इजाफा जो है वो मुतवक्के है, क्योंकि जो टोटल डाइट सिस्टम है, जो पाकिस्तान में खुराक का सिस्टम है, खुराक की जो इस्तेमाल है, और जिस तरीके से पाकिस्तानियों की हम मेजॉरिटी की जो ओवरऑल डेली का जो रूटीन है, उस हवाले से अगर बात करें, जो फिज़िकल एक्सर्शन की बात कर लें, अगर हम जिस तरह हमारा रोज़मर्रा का जो एक नेचुरल बिहेवियर है टुवर्ड्स आर हेल्थ, उस हवाले से तकरीबन 14% की जो है वो ग्रोथ, यानी कि अनफॉर्चुनेटली 3.5 करोड़ में और 14% एडिशन का जो है वो खदशा जाहिर किया गया है IMF के ताउन से किए गए इस सर्वे के मुताबिक। अब ये सारी वो डिटेल्स हैं जो कि बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है और बड़ा एक अलार्म रेज करती हैं, ख़ास तौर पे जब हम बात करें पाकिस्तान में हेल्थ केयर सर्विसेज के हवाले से। कोई स्पेशलाइज्ड अगर हेल्थ केयर सर्विस है तो बहुत हमारे सामने चंद नाम ही आते हैं। शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल हो जाए, या पाकिस्तान के किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर की बात की जाए। इसके अलावा अगर हम आगा खान इंस्टीट्यूट की बात करें तो वहाँ पे भी कुछ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के हवाले से जो हैं फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमारी आबादी, टोटल जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, उसके हवाले से जो ज़रूरियात के मुताबिक जो उसको कवर करने के लिए नंबर्स के हवाले से वो नाकाफ़ी हैं। इसी तरह अगर हम बात करें दीगर और शोबाजात की, जिसमें जो स्पेशलाइज्ड एरियाज़ हैं, जिस तरह हमने अभी डायबिटिक पेशेंट्स की बात की, इसके साथ साथ अगर हम जो दीगर शोबाजात हैं जिसमें हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करें कैंसर की, तो कैंसर के हवाले से भी, कैंसर एक ऐसा मर्ज़ है जिसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च जो है वो डेली बेसिस पे, बल्कि बहुत रैपिड जो है पिछले 5 सालों में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है उसके अंदर जो है इजाफा हुआ है। बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स जो हैं वो ऐड हुए हैं कैंसर के जो मर्ज़ है उसके ऊपर, उसके इलाज के हवाले से, उसके पैलिएटिव केयर्स के हवाले से, और मज़ीद कुछ ऐसी चीज़ें जो कि साइंटिफिकली अब सामने आ रही हैं। साइंस ने, ज़ाहिर है मेडिकल साइंस में बहुत तेज़ी से, जिस तरह बाकी तमाम मामलात में जो है बहुत रैपिड जो है वो डेवलप हो रही है, इसी तरह हेल्थ केयर के हवाले से भी बहुत सारी जो है वो रैपिड चेंज हम देख रहे हैं। आज इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़फ़र कराम साहब, जो कि हेल्थ केयर एक्सपर्ट हैं और एनालिस्ट हैं। सर, हम आपको वेलकम करते हैं हमारे शो में। थैंक यू फॉर कमिंग। हमें अभी आप सुन सकते हैं तो काइंडली बताइएगा। जी जी, मैं सुन सकता हूँ, बिल्कुल। अच्छा सर, अभी जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया कि तकरीबन पाकिस्तान की कुल आबादी का 26% जो है वो ज़ियाबतीस का शिकार है, और ये अगर इन टोटल बात की जाए तो 20 साल से ज़ायद उम्र जो अफराद हैं पाकिस्तान की टोटल आबादी के, अगर 22 करोड़ की बात की जाए तो 3.5 से 3.25 करोड़ की ये टोटल जो है वो ये एक फिगर बनती है। सर, इस हवाले से ज़रा आप बताइएगा कि ये ज़ियाबतीस के हवाले से खुसूसी तौर पर क्या पाकिस्तान में जो इस वक्त मौजूद है हेल्थ केयर सिस्टम, वो किस हद तक जो है वो एफिशिएंट है, और अगर कितना होना चाहिए इस तादाद के मद्देनज़र? जी, बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने मुझे मौका दिया और मुझे इनवाइट किया कि मैं इस अहम मौजू पे बात करूं। आपका ऑल्दो जो क्वेश्चन है वो बहुत ही वसी है, और मैं उसको कोशिश करता हूं कि मैं बताऊं, क्योंकि आपने स्पेशली डायबिटीज़ का पूछा है जी और फिर हमारे सिस्टम का सवाल
हेल्थ सिस्टम का कि हमारे हेल्थ सिस्टम क्यों नहीं कोपन कर रहा। पहली बात तो ये है कि ये जो आपने डिजीजेस के नाम लिए हैं कुछ अपने इंट्रोडक्शन में, ये इनको हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैटेगराइज करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। डायबिटीज है, जिसमें कैंसर है, हाइपरटेंशन है, एक जो सांस की पीओपीडी जिसको कहते हैं, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस, ये सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। ये एक मरीज से दूसरे मरीज को नहीं होती, नंबर एक, इसलिए इनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कहा जाता है। एक जो आपने कहा ना कि ये ज्यादा पाई जा रही है, पहले मैं इसको भी थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि क्योंकि जब हम मॉर्बिडिटी डिजीजेस की बात करते हैं और जब हमने पीछे अगर आप देखें जाए कुछ 10 साल 20 सालों में, तो हमने जो प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स किए हैं उसकी वजह से कुछ इन्फेक्शंस, जो डिजीज इन्फेक्टिव डिजीज हैं जो कम्युनिकेट होती हैं एक दूसरे से, उनकी शरह कम हो गई है। जब उनकी शरह कम हुई है तो ये कम्युनिकेबल डिजीजेस ज्यादा अया हो गई, उनकी प्रेवलेंस जो है वो ज्यादा हो रही है। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे ये है कि ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं जिसमें हमने लिस्ट में नाम लिया है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, इसको किसके साथ, इन दोनों के साथ लिंक्ड है हमारा इस्कीमिक हार्ट डिजीज जो हार्ट अटैक के फॉर्म में आता है, फिर हमारी कैंसर्स हैं, कॉर्नरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेज हैं जिसको हम सांस की बीमारियों में शामिल करते हैं। ये सारी की सारी के कुछ फैक्टर्स जो हैं वो प्रिवेंटेबल हैं और कुछ नॉन प्रिवेंटेबल हैं। फॉर एग्जांपल शुगर की, डायबिटीज की बात हम कर रहे हैं, अब ये हेरेडिटरी फेमिलियल टेंडेंसीज भी हैं, तो वो आप ऐसी चीजें फैक्टर्स को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन येट जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में ही बताया कि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, हमारे फूड आइटम्स, फूड हैबिट्स चेंज हुई हुई हैं, तो फूड हैबिट्स की वजह से फिर ओबेसिटी हमारा एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम आ रहा है, ओवरवेट हो गए हैं। सेकेंडली, सेडेंटरी लिविंग की तरफ हम चले गए हैं, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहे, मोबिलिटी कम होती जा रही है, हम हर चीज को जो अपनी लाइफस्टाइल उसको हमने ऐसे चेंज कर लिया है, तो वो चीजें कम होने से हमारी ये डायबिटीज वगैरह बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। तो इससे बट येट हमें इन सारी बीमारियों में जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं हमें उनकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए, उनसे हम इनकी प्रेवलेंस को कम कर सकते हैं। ठीक। अब अगला सवाल जो आपका है कि हमारी सिस्टम जो है, हमारे जो हेल्थ सिस्टम है इस वक्त जो प्रिवेल कर रहा है पाकिस्तान में, उसमें वैसे तो बेशुमार हमारी कमजोरियां हैं, उनको आप कह सकते हैं, इसीलिए हमारे इंडिकेटर्स जो हेल्थ के इंडिकेटर्स हैं जनरल पब्लिक के, वो अपने रीजन में भी आप देख लें कि बांग्लादेश से बहुत पीछे हैं, श्रीलंका से बहुत पीछे हैं, इंडिया, इवन नेपाल हमें टच कर रहा है, नेपाल इंडिकेटर्स अच्छे हो रहे हैं। अफगानिस्तान के जो स्पेसिफिकली कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो सदर्न अफगानिस्तान के हैं, वो हमारे साथ एट पार आ गए हैं, बट सेइंग अबाउट द नॉर्थर्न अफगानिस्तान, बट येट दे आर कमिंग पार। हमारे शराबात बहुत हाई है, बच्चों की, माओ की, ये बहुत हमारी हाई है। हमारा अभी जो लाइफ अपना टोटल लाइफ स्पैन है वो हमारा उस तरह ग्रो नहीं कर रहा। तो ये इसकी वजह इसकी लेट्स लुक इनटू सम ऑफ द रीजंस, हमारे इसके पीछे रीजंस हैं। सबसे पहले जो रीजंस है कि हम हेल्थ जो है हमारी प्रायोरिटी नहीं कंसिडर होती किसी भी लेवल के ऊपर। गवर्नमेंट की तरफ देख लें, एक्सपेंडिचर जब जीडीपी का हम 1% अपना हेल्थ पे खर्चेंगे, जबकि WHO ये कहता है कि एटलीस्ट 5% एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ होना चाहिए। चले हम WHO की अगर नहीं भी पूरी कर सकते, बट 1% एक्सपेंडिचर से आप क्या इंप्रूवमेंट लाएंगे? देन उसके अंदर फंडिंग मिलती है हेल्थ में, उसके अंदर बेशुमार डिस्पैरिटीज हैं, डिस्पैरिटीज इन टर्म्स ऑफ कि एक्सपेंडिचर ऑन अर्बन और रूरल में बड़ी डिस्पैरिटी है। सारा हमारा बजट जो है वो अर्बन इससे में आता है, रूरल में बहुत कम आता है। फिर हमारा प्रिवेंटिव और वर्सेस क्यूरेटिव, जो हमारी बीमारियों से हमने बचना होता है, जो उनको बचाने के लिए हमने करना है, उसमें बहुत कम खर्चा होता है, वर्सेस क्यूरेटिव में बहुत हाई हो जाता है। हमारे मेगा हॉस्पिटल जितने भी हैं, ये टर्शरी केयर के जो हॉस्पिटल्स बने हुए हैं हमारे टीचिंग हॉस्पिटल्स में, इन पे एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है। हम प्राइमरी हेल्थ केयर पे कम खर्चते हैं, टर्शरी केयर पे ज्यादा करते हैं। फिर अगर पब्लिक और प्राइवेट की तरफ बहुत डिफरेंस है, पब्लिक नहीं ग्रो कर रही पर जारी बात है प्राइवेट करती है। अब प्राइवेट का इश्यूज ये है कि दे आर बेसिकली, वो सेक्टर जो है वो हमारा प्रॉफिट ओरिएंटेड है, वो उसमें फिर कॉस्ट ऑफ जो हमारी कॉस्ट है, हेल्थ केयर कॉस्ट जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है और कॉमन मैन की रीच से बाहर होती जा रही है। पब्लिक सेक्टर उसको कोप नहीं कर पा रही। सो हमारे फिर देन
हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, हेल्थ ह्यूमन रिसोर्स के इश्यूज हैं। हमने प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं की, हमारी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, हमारे पास हेल्थ जो ह्यूमन रिसोर्स है वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है। एक हमने उनको ट्रेन प्रॉपर नहीं किया। फिर हमारे उसमें इश्यूज हैं कि डॉक्टर वर्सेस पैरामेडिक्स का इशू अगेन दे आर मोर कंसंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज अदर देन रूरल एरियाज। ब्रेन ड्रेन बहुत हो रहा है। सो मल्टीपल फैक्टर्स हैं। हमारे फूड हैबिट्स बड़े डिफरेंट हैं, मेल न्यूट्रिशन, अपना स्टंटिंग बहुत ज्यादा हो गई हुई है, ठीक है ना। सो अगेन हमारा इम्प्रॉपर रेफरल सिस्टम है, रेफरल सिस्टम प्रॉपर नहीं है, डाटा प्रॉपर नहीं है जिसके ऊपर। डॉक्टर साहब, आपने भी जिक्र किया कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स की अगर हम अलग-अलग बात करें तो जाहिर है काफ़ी बड़ा गैप हो जाएगा, और पब्लिक सेक्टर में भी गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है वो मेरे ख्याल से काफ़ी कम इंतजामात हैं, या वो जो होने चाहिए जिस हद तक होने चाहिए उतने नहीं हैं। और प्राइवेट जो सेक्टर है उसमें तो जाहिर है आपने जैसे जिक्र किया कि वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए कारोबारी हवाले से ही जो है वो इस किस्म के हेल्थ केयर के सर्विसेज को भी उसी नज़र से देखते हैं। हमारी नज़र में गुज़िश्ता चंद सालों में कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से, जिस तरह अभी मैंने जिक्र किया था कि इनिशियली पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, तो वो एक इदारा है जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जो है एक मिसाल है हमारे सामने, और उसके ऊपर भी काफ़ी जो है इनिशियली जब उसकी डिटेल्स सामने आई तो काफ़ी मेगा प्रोजेक्ट था और बहुत बड़े स्केल पे उसकी एग्जीक्यूशन की गई। जैसे हमने उसकी इंस्टीट्यूशन की जो है वो प्रेमिसेस में अगर देखें और वहाँ पे जो डॉक्टर्स मौजूद थे, लेकिन फिर हमने देखा कैसे हुआ सियासत के बाद अब वो इदारा जो है वो एक बड़े महदूद हद तक जो है अपनी सर्विसेज जो है सिर्फ दे रहा है, और जो उसका मैग्नीट्यूड था मेन प्रोजेक्ट का अब वो बहुत एक महदूद, बहुत ही कम परसेंटेज है उसकी जो हो रही है। तो आप क्या समझते हैं कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है इसको मजीद मेरे ख्याल से फ़रोग देने की जरूरत, आप क्या समझते हैं कि इससे कुछ बेहतरी आएगी? क्योंकि पब्लिक अलहदा की जाए और प्राइवेट पार्टनरशिप दोनों को जोड़ा जाए तो गालिबन वो रिजल्ट जो है वो आ सकता है। आप क्या कहते हैं? तो अच्छी बात की है, पीकेएल की मिसाल भी जो दी है आपने, ये एक अच्छी मिसाल दी है, लेकिन लेट मी आपको मैं अपडेट करता हूँ कि एक्चुअली ये बड़ी लिमिटेड सी जगह पे हमें ये चांस मिला है। जिस आपने पीकेएल का जिक्र किया, इट्स ओनली लिमिटेड वन। हमने 1998 में जब हॉस्पिटल्स को ऑटोनॉमी दी थी, अपने पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स को, तमाम टीचिंग हॉस्पिटल्स को ऑटोनॉमी दी गई है। वहां पे अगर हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल के ऊपर काम किया जाता तो हम सारे तकरीबन हॉस्पिटल्स में वी हैड द अपॉर्चुनिटी कि वहां पे हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करते, और वहां पे फिर हमें वो एक वास्ट स्केल की मतलब मिल जाती और बेहतर कवरेज मिल सकती थी। वो हमें वो वह नहीं फ्लरिश कर सका, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मौका नहीं दिया जा सका। तो अनफॉर्चुनेटली फिर यही ऑप्शन रह गई थी। कोई इक्का दुक्का जो आप जिसने मिसाल पीकेएल की दी है, ये बड़ी रेयर मिसालें हमारे पास हैं। यही अगर आप 98 से स्टार्ट कर देते और अब तक 24 इयर्स तक काफी हद तक चीजें बेहतर हो सकती थी। आई टोटली एग्री विद यू कि हमारे पास सोल्यूशन, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट के पास इतने फंड्स नहीं है, वो इसको कोप अप नहीं कर पा रहे। प्राइवेट सेक्टर जब फ्लरिश करता है, प्राइवेट सेक्टर का पर्पस होता है बेसिकली प्रॉफिट ओरिएंटेड है, तो जनरल पब्लिक जो आम आवाम के लोग हैं वो उसकी डोमेन से वो बाहर होती जा रही है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, एक और सवाल जो कि पब्लिक सेक्टर के हवाले से है कि इस वक्त हमारे जो पब्लिक सेक्टर के जितने भी जो हेल्थ केयर सर्विसेज सिस्टम्स हैं या जो इदारे हैं, उनके अंदर अगर हम थोड़ा सा अगर उसके ऊपर नज़र डालें तो हमें नज़र आता है कि बहुत ही मिसमैनेज्ड और बिल्कुल ही प्रेफरेबल नहीं होता फॉर एनी काइंड ऑफ रीजनेबल पर्सन टू वॉक इन टू दो सर्विसेज और दोज इंस्टीट्यूशंस। और इसी हवाले से अगर हम देखें वहाँ का जो सिस्टम है वो ओवरबर्डनड होने की वजह से वहाँ पे वो इंतजामात जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हवाले से, जैसे हेल्थ केयर सिस्टम में जो JCI एक प्रॉपर जो है वो सैनिटाइजेशन का एक प्रोसेस है, और हमारे यहाँ पे शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल जो है, इसी तरह आगा खान कराची जो है, ये दोनों हॉस्पिटल्स जो हैं दो वाहिद या गालिबन जो इस्लामाबाद का जो शिफा है, ये 3 ऐसे इदारे हैं जो JCI सर्टिफाइड हैं, जो कि हेल्थ केयर सिस्टम की स्टैंडर्डाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये तो एक बहुत एक अहम इम्पॉर्टेंट पहलू है कि अगर हम अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक या वो मिनिमम क्राइटेरिया जो सेट है इंटरनेशनली वहाँ तक नहीं लेके जाएंगे तो वो हेल्थ केयर सर्विसेज मेरे ख्याल है ज़्यादा हैजर्डस हैं। जो आपने कहा कि इन्फेक्शस डिजीज़ जितनी भी जो हैं वो उनको ना सिर्फ प्रिवेंट करने के लिए बल्कि उसको क्योर करने के लिए भी। आपकी क्या राय है सर इस बारे में? अच्छा, हमारा अनफॉर्चुनेटली हमारा जो राब्ता जो है हमारे डॉक्टर साहब के साथ मुनक़ता हो गया। नाज़रीन, अभी इस
प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और एक और टॉपिक और एक और गेस्ट के साथ हम आपको दोबारा वेलकम करेंगे। थैंक यू। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम डॉक्टर ज़फ़र इकराम साहब बात कर रहे थे और ये बात कर रहे थे क्या पाकिस्तान में हेल्थ केयर की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी क्या सिचुएशन है और ख़ास तौर पे जो ज़्याबतीस के हवाले से जो एक अलार्म बज रहा है उसका क्या रिस्पॉन्स किया जाए और किस तरीके से किया जाए। ब्रेक के बाद हमारा जो दूसरा हिस्सा है इस प्रोग्राम का, उसके ऊपर हम बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत की ज़बू हाली की, जो कि इस वक्त बहुत एक देर से अपनी किसी भी साइल के जो जवाब होते हैं उसको लेने के लिए, जो हमारे सारे के सारे मसाइल को हल करने के लिए जो लोग दरकार होते हैं उनकी तरफ बहुत गौर से देख रही है। और वो देख रही है कि ये इंडस्ट्री, या चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो दीगर इंडस्ट्रीज़ हों, चाहे वो पोल्ट्री इंडस्ट्री हो, हमने देखा किस तरह उनका जो हाल हुआ है, उनके हालात इस तरह हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे हम ये सुन रहे हैं, खबरें आ रही हैं हमारे पास कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको ताले लग रहे हैं और वहाँ के जो मुलाजमीन हैं, मज़दूर हैं, वो बेरोज़गारी की एक चक्की में जो है वो रोज़ पिसते जा रहे हैं। और इसमें रोज़ाना की बुनियाद पे ऐसा इजाफा हो रहा है कि हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद जो है वो बेरोज़गार हो रही है। और ये वो पाकिस्तानी हैं जो अपने रोज़गार की तलाश में और अपने रोज़गार के मौक़ों के लिए तमाम साहिब की तरफ देखती है और साहब की तरफ देखती है, उन हुक्मरानों की तरफ देखती है जो जिन्हें मेक श्योर करना चाहिए कि वो उनका रोज़गार जो है वो उनके पास मैसर है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, दोनों के हवाले से बात की जाए। अच्छा, इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लतीफ़ अंसारी साहब, जो कि चेयरमैन पाकिस्तान लेबर कौमी मूवमेंट हैं। सर, हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं सर। जी वाजिम जी। अच्छा सर, अभी एक ख़बर के हवाले से जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ कि गुज़िश्ता 5 माह में 150 के करीब जो हैं वो टेक्सटाइल मिल्स जो हैं उनकी बंदिश के बाद कोई 20 लाख अफराद जो हैं वो उनसे भी ज़ायद जो हैं वो बेरोज़गार हुए। फिर हमारे सामने एक और ख़बर आई कि तकरीबन एक रोज़ कबल की है, जिसमें एक और मुल्क की बहुत मशहूर इंडस्ट्री, एक बहुत बड़ा ब्रांड, जिसने एक ही दिन में एक नोटिस के ज़रिए अपने तमाम तर जो मुलाजमीन हैं उनको मुलाजमत से जो है फ़ारिग किया, ये कह कर के मुल्क की जो हालात हैं, जो हमारे हालात हैं वो इस कदर बिगड़ चुके हैं कि इस वक्त जो पॉसिबल नहीं है इस सारे के सारे ऑपरेशन को जो है वो चलाए रखना। तो उनसे माजरत की गई और उनके 1 महीने का जो नोटिस पीरियड है उसके हवाले से उनसे बात की गई कि जी आपके वाजबात अदा कर दिए जाएंगे। तो आप क्योंकि एक बाकायदा एक मूवमेंट के जो हैं उसको लीड कर रहे हैं और हेड कर रहे हैं, आप बताइए कि इस वक्त क्या सूरत हाल है कि मजदूर जो वर्कर क्लास है उसकी इस वक्त जो सिचुएशन है उसका कोई पुरसान हाल है या नहीं, आप क्या समझते हैं? जी, बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान का मैनचेस्टर, फैसलाबाद और ये जो सूबा है हमारा 12 करोड़ का सूबा है, जहाँ पे लाखों लोग टेक्सटाइल की सनत से एक साथ वाबस्ता है जी। अगर मैं फैसलाबाद की बात करूं तो निशात चूनिया तो बंद हुई है, चूनिया में जो है अपना टेक्सटाइल मिल है वो तो मुकम्मल तौर पे बंद होगी। अगर लाहौर में पेल फैक्ट्री को देखें तो 1 दिसंबर से 1 जनवरी तक 2000 मजदूरों को ले ऑफ पे भेजा है। इसी तरह कॉटन वेब को देखो तो 6500 मजदूरों को भेजा है। और फैसलाबाद की वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसको हमने सारी जिंदगी देखा है कि अपना क्रिस्टियन टेक्सटाइल मिल में कभी कोई यूनिट बंद नहीं हुआ था ईद के रोज भी, अब उसका 5000 मजदूरों की छट गई है। इंटरलूप जो इंटरनेशनल इदारा है वहां से मजदूरों को निकाला जा रहा है। और फैसलाबाद में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली पावरलूम इंडस्ट्री जिसके साथ 5 लाख मजदूर वो बसता है, वो हफ्ते में सिर्फ 4 दिन चल रही है। जो लोकल कपड़ा तैयार करती है, एक्सपोर्ट का नहीं, लोकल कपड़ा जो तैयार करती है वो सिर्फ 4 दिन चल रही है, 3 दिन 2 दिन बंद हो रही हैं। और जो 30 रेट पर काम करने वाला मजदूर है उसके घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं, लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। वो तो पहले ही अपने हकूक से महरूम थे, जो डेली वेजेस मजदूर हैं, आज उनको यूटिलिटी स्टोर के बाहर धक्के खाने पड़ रहे हैं और उनको आटा नहीं मुयसर आ रहा है। और जो रॉ मटेरियल है जो हमारा उधर पड़ा हुआ कराची पोर्ट पे, जिसकी वजह से हमारी डाइंग, प्रिंटिंग, प्रोसेसिंग ये सारे के सारे यूनिट बंद होके 1.5 लाख मजदूर जो कि हमारे पास परदेसी थे, जो दूसरे अजला से जिस तरह मियाँ वाली, बकर, लिया और खुशाब से आकर मजदूर काम करते थे, वो घरों को वापस रवाना कर दिए गए हैं। और दरादर जहाँ पे जो मकान रेंट पे थे मजदूरों के वो खाली हो रहे हैं,
क्योंकि वो किराया नहीं अदा कर सकते, बिजली का बिल नहीं अदा कर सकते, वो बच्चों को लेकर वापस दोबारा अपने गाँव रवाना हो रहे हैं। ये सूरत हाल है इस वक्त। और 1 जनवरी से हम इसके खिलाफ भरपूर तहरीक चलाने जा रहे हैं और 1 जनवरी को डिवीजन भर में हम एहतजाजी मुजाहरे करेंगे। हुक्मरानों की गलत और नाकस पॉलिसी की वजह से इन्होंने सिर्फ अपने केसेस तो माफ कराए हैं और मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है मौजूदा हुक्मरानों ने, और दोनों तरफ से लड़ाई लड़ते रहे हैं, लेकिन जो गरीब का चूल्हा जो कि बुझ कर रह चुका है। अच्छा, अभी आपने बात की जिस तरह हुक्मरानों की और हुक्मरानों की पॉलिसी की बात की, पॉलिसी के हवाले से तो तब अगर वज़ीर ख़जाना हो, वजारत ख़जाना हो, तो वहाँ से भी जो है वो मुख्तलिफ ही किस्म की जो है बयानात सामने आए हैं कि कभी मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया है, कभी ये कहा जाता है कि जी नहीं, डिफ़ॉल्ट करने का कोई इम्कान नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि इसके साथ साथ हुकूमती अरकान के साथ साथ हुकूमती हुकाम के साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर है, जैसे कि जो मिल मालिकान हैं, जो टेक्सटाइल के ओनर्स हैं, टेक्सटाइल मिल्स के, उनके हवाले से भी अगर हमें आप बता सकें कि क्या उनकी तरफ से कोई कॉम्पनसेशन या उनको जो ले ऑफ किए गए इतनी बड़ी तादाद है, उनका अगर कोई प्रोविडेंट फंड या उस तरह की कोई और दीगर कोई सहूलियात मौजूद हैं, क्या उनको उनके वाजबात जो हैं वो वक्त पर अदा किए जा रहे हैं या उनको बगैर अदा किए ही ले ऑफ कर रहे हैं? नहीं, उनको सर चंद एक जो बड़े ब्रांड के अदारे हैं उन्होंने तो थोड़ा बहुत दिया। जो लोकल इंडस्ट्री है, जो स्मॉल इंडस्ट्री है, जो छोटी इंडस्ट्री है, जो 20 लोगों से लेकर 50-100 लोगों को रोजगार देती है, उनको तो वैसे ही फारग कर दिया गया। उनको तो कुछ भी नहीं दिया, ना ले ऑफ दिया, ना उनको कोई वाजबात दिए गए, ना ग्रेजुएटी दी गई है, ना उन्हें पे नोटिस दिया गया। उनको तो बस सुबह आए हैं काम पर, उनको कहा जी बंद है काम, आप घरों को जाए, और कोई पुरसाने हाल नहीं। लेबर डिपार्टमेंट अपना कोई रोल अदा नहीं कर रहा है, ना सोशल सिक्योरिटी का महकमा, बाकी यूओबीआई कोई चीज रोल नहीं अदा कर रहा। बस सुबह उसके हाथ में टिफिन है तो उसको घर वापस भेजा जा रहा है कि जी आप चले जाएं, जब काम चलेगा तो आपको बता दिया जाएगा। कोई किसी को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि जी डॉलर नहीं महंगा हो रहा, हमें रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, हमारी एलसी नहीं खुल रही, तो यही कुछ कहा जा रहा है। लेकिन वर्कर के साथ लेबर डिपार्टमेंट भी पंजाब के अंदर, हालांकि पीटीआई की हुकूमत है, लेबर डिपार्टमेंट बिल्कुल नाकाम हो चुका है इस बार। ठीक, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें अपनी कीमती आरा से आगाह किया। नाज़रीन, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे और इस सिलसिले में अगर हम मज़ीद नज़र दौड़ाएं थोड़ी डिटेल में, तो IMF के हवाले से बात आएगी और हुकूमत की जो IMF के साथ जो डील्स हैं उसके हवाले से कुछ डिटेल्स मैं आपसे शेयर करता चलूँ। पेट्रोलियम लेवी की मद में जो एक माहदे के मुताबिक जो कि IMF के साथ जो है गवर्नमेंट ने किया हुआ है, 300 अरब रुपए जो है वो शॉर्टफॉल पूरा करने की को प्लान जो है वो IMF ने इस वक्त जो है हुकूमत से तलब किया हुआ है। और हुकूमती अरकान से बात की जाए या हुकूमती ज़राए से बात की जाए तो वजारत ख़जाना हो, चाहे वज़ीर मुमलिकत हो, वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना, अगर हम उनकी बात करें आयशा गौस पाशा, आज उनका एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जी मुल्क के डिफ़ॉल्ट करने का जो है कोई इम्कान मौजूद नहीं है। जबकि उन्होंने मज़ीद जब इस अपने बयान पर रोशनी डाली तो उन्होंने बताया कि मौजूदा हालात कैसे पॉसिबल हों। इस सवाल के जवाब में कि मौजूदा हालात इस वक्त जो बता रहे हैं, तो कोई ऐसी सूरत हाल तो नहीं लगती कि मुल्क जो है वो किसी तौर भी इस डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से बाहर निकल जाएगा। तो उनका जवाब क्या था ये मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने एक बात की कि सऊदी अरब से $3 अरब के हसूल के लिए बातचीत चल रही है। उसके साथ साथ चीन से भी $3 अरब के हवाले से, उसके हसूल से, यानी कि इमदाद के हवाले से बातचीत चल रही है। तो कुल मिला के तकरीबन 6 अरब रुपए इमदाद की सूरत में जो है पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना या पाकिस्तान की वजारत ख़जाना जो है वो देख रही है। और इस इम्कान की सूरत में वो ये बता रही है कि रिज़ल्ट ये होगा कि मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। ये वो पॉलिसी मैटर्स हैं जो बड़े आसानी से हमें बता दिए जाते हैं। ये वो फिगर्स हैं जो कि कोट की जाती हैं हमें प्रेस रिलीजेस और प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में। अब इसके ऊपर जो असल हकीकत है वो हमारे सामने है। IMF जो है बहुत स्ट्रांगली जो है वो इस वक्त जो है पाकिस्तान की जो मईशत है उसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे अगले प्रोग्राम में। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।